एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एंड पूजन पर। और आज हम आपके लिए पोनमगल वंधाल नाम की एक तमिल फिल्म की कहानी लेकर आए हैं। ये फिल्म 29 मई 2020 को रिलीज हुई है और इस फिल्म को IMDb पे 6.9 रेटिंग मिले हैं आउट ऑफ 10। ये एक थ्रिलर फिल्म है और इसे 92% लोगों ने लाइक किया है। कहानी की शुरुआत 2004 में ऊटी से होती है, जहाँ एक औरत दो लड़कों को जान से मार देती है। उस औरत पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसने एक छोटी सी लड़की को किडनैप करने की कोशिश की। जब उन दोनों लड़कों ने उस लड़की को बचाने की कोशिश की तो उस पागल औरत ने उन दोनों को जान से मार दिया। इस पूरे इंसिडेंट का गवाह सिर्फ एक ही इंसान था, जिसकी पास में ही चाय की एक दुकान थी। एक टूरिस्ट ने वहां जंगल में एक कैमरा प्लांट किया था और इसी कैमरा में उस औरत की वीडियो बन गई थी। पुलिस को अब उस औरत का नाम पता चल जाता है। उस औरत का नाम ज्योति था और पुलिस वालों को जैसे ही वो औरत मिलती है उसे एनकाउंटर में मार दिया जाता है। जब ज्योति के घर की तलाशी ली जाती है तो उसके घर के पीछे बहुत से बच्चों की लाशें मिलती हैं। जिन भी लोगों के बच्चे गायब हो गए थे, जब उनकी लाशें ज्योति के घर के पीछे मिलती हैं तो लोगों में आक्रोश बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ज्योति को अब साइको ज्योति का नाम दिया जाता है और सबके सब लोग उससे बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं। इसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है पेटूराज और उनकी बेटी वेनबा पे। दोनों के दोनों ही पेशे से लॉयर्स हैं और उन दोनों को ही समाज सेवा करना बहुत ज्यादा पसंद है। जहाँ कहीं भी उन्हें कोई छोटा सा केस मिलता, चाहे वो पुलिस वालों से रिलेटेड हो या फिर दुकान वालों से, वो उस केस को कोर्ट में रजिस्टर करवाते और उस केस को लड़ते भी। उन लोगों के इस पागलपन को लेकर वो पूरे इलाके में बहुत ज्यादा फेमस थे। उन लोगों की जिंदगी एकदम आम रफ्तार से चल रही होती है कि फिर तभी एक रोज पेटूराज को न्यूज़पेपर में सब इंस्पेक्टर सुरेश की न्यूज मिलती है। जब वो इस बारे में वेनबा को बताते हैं तो वेनबा भी बहुत ज्यादा खुश होती है और पेटूराज सुरेश से मिलने के लिए निकल जाते हैं। हमें कुछ भी नहीं बताया जाता कि सुरेश और पेटूराज के बीच में आखिर क्या बात हुई थी। और इसके बाद जैसे ही पेटूराज घर वापस आते हैं, वो अपनी बेटी के साथ ज्योति के केस को खुलवा देते हैं। 15 साल के बाद जब ज्योति के केस को खुलवाया जाता है तो लोगों में आक्रोश का माहौल बन जाता है, क्योंकि ऐसी औरत जिसने बहुत से छोटे बच्चों को जान से मारा हो, उसके केस को आखिर कोई क्यों लड़ना चाहेगा। साल 2004 में ये केस सुर्खियों में रहा था, लेकिन 15 साल बाद एक बार फिर से वो वक्त आता है जब ये केस सुर्खियों में आ जाता है। सब लोगों के साथ साथ मीडिया को भी यही लगता है कि ये वेनबा और पेटूराज का कोई स्टंट है, लेकिन उन दोनों के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। जैसे ही ये केस खुलता है, वरदराजन नाम के एक बड़े पॉलिटिशियन बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ज्योति के केस की आज पहली सुनवाई है और इसीलिए वेनबा कोर्ट आई है। वेनबा जैसे ही कोर्ट के अंदर जाने लगती है, एक औरत गुस्से में उसके ऊपर चप्पल फेंक देती है। वेनबा उसके ऊपर गुस्सा नहीं करती, बल्कि उसकी चप्पल उठाकर उसे वापस दे देती है और उसे कहती है कि उसका गुस्सा तो जायज है, लेकिन एक चप्पल के साथ वो घर कैसे जाएगी। वेनबा जैसे ही कोर्ट में एंटर होती है, वो एक एक करके ज्योति के केस की बारीकियों को समझने लगती है। सबसे पहले वो इंटेरोगेशन के लिए उस चाय वालों को बुलाती है, जो कि इस केस का इकलौता चश्मदीद गवाह था। चाय वाला वेनबा और कोर्ट के सामने कहता है कि उसे आज भी अच्छी तरह से याद है कि ये साल 2004 की बात है। 5 मई 2004 को जब वो हमेशा की तरह अपनी दुकान पर था तो अचानक से ज्योति वहां पर आ गई। ज्योति बड़े ही गुस्से के साथ एक बच्ची को घसीटते हुए लेकर जा रही थी और जैसे ही गाड़ी में बैठे हुए दो लड़कों ने ये सब होते हुए देखा, उन्होंने ज्योति को रोकने की कोशिश की। ज्योति इतने ज्यादा गुस्से में थी कि उसने उन दोनों लड़कों पर गोली चला दी और उन दोनों को जान से मार दिया। इसके बाद चाय वाला कहता है कि वहां पर धुंध बहुत ज्यादा थी और यही वो वजह थी कि वो जिंदा बचा रह गया, वरना ज्योति तो उस रोज उतने ज्यादा गुस्से में थी कि वो उसे भी जान से मार देती। जैसे ही चाय वाला ये बात कहता है, वेनबा हंसने लगती है। वेनबा उससे हंसते हुए कहती है कि उसने पूरे के पूरे इंसिडेंट को इस तरह से सुनाया जैसे कि उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। जब उससे ज्योति इतना साफ साफ दिखाई दे रही थी तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी धुंध में वो ज्योति को ना दिखाई दिया हो। वो उससे कहती है कि उसकी दुकान में पॉलिटिशियन रामामूर्ति की बहुत सारी फोटोज लगी हैं। चाय वाला हंसते हुए कहता है कि रामामूर्ति उसके आइडल हैं और वो उनके हर बर्थडे पर उनके साथ फोटोज खिंचवाने जाता है। कोइंसिडेंटली रामामूर्ति का जन्मदिन 5 मई 2004 को ही था। जब चाय वाले को ये समझ आता है कि उससे गलती हो गई है तो वो वेनबा से कहता है कि सिर्फ 2004 वाले बर्थडे को वो नहीं जा पाया था, लेकिन इसके अलावा रामामूर्ति का ऐसा कोई भी जन्मदिन नहीं है कि जहाँ वो उसके साथ फोटो खिंचवाने ना गया हो। ये फोटो साल 2004 में खींची गई थी और यहाँ पर रामामूर्ति के साथ वही चाय वाला खड़ा था। पुलिस वालों पर सवाल उठाती है जिन्होंने ज्योति के केस को हैंडल किया था। वो कोर्ट से कहती है कि पुलिस की चार्जशीट के अकॉर्डिंग ज्योति ने मरने से पहले पुलिस वालों पर क्रॉस फायर किया था और यही वजह थी कि उसकी एनकाउंटर में जान चली गई थी। लेकिन जब उसने केस की डिटेल्स को बारीकी से पढ़ा तो उस वेपन का कहीं भी कोई जिक्र ही नहीं है जो कि ज्योति के पास था। आज की सुनवाई यहीं पर खत्म हो जाती है और इसी के साथ पॉलिटिशियन वरदराजन की चिंता और भी ज्यादा बढ़ जाती है।
वो शहर के सबसे बड़े वकील राजा रथिनम के पास मिलने जाता है और उनसे कहता है कि उन्हें ये ज्योति का केस लड़ना होगा। जो लॉयर अब तक इस केस को लड़ रहे थे उन्हें रातों रात ही बदल दिया जाता है और राजा इस केस को संभाल लेते हैं। पिछली सुनवाई में वेनबा ने जो जो मुद्दे उठाए थे वो बड़ी ही चालाकी के साथ उन मुद्दों को खारिज कर देते हैं। वो कहते हैं कि चाय वाले की रामामूर्ति के साथ जो फोटो थी उसे 3 तारीख को क्लिक किया गया था और उन्हें इस बात पर पूरा भरोसा इसलिए है क्योंकि रामामूर्ति और चाय वाले के साथ जो तीसरा इंसान फोटो में है उसकी मौत 4 तारीख को ही हो गई थी। वो कोर्ट में उस इंसान का डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करवाते हैं जिससे कि ये साबित हो जाता है कि चाय वाला 5 तारीख को वहीं पर था। इसी के साथ राजा कोर्ट में कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं जहां वो कहते हैं कि पुलिस स्टेशन में आग लगने की वजह से सबूत बर्बाद हो गए थे। धीरे धीरे राजा पूरे केस को अपनी तरफ मोड़ लेते हैं और वेनबा सबकी नज़रों में मुजरिम बन जाती है। लोग पहले से ही वेनबा के खिलाफ थे, अब तो पब्लिक की नज़रों में उसके लिए नफरत और ज़्यादा बढ़ती जाती है। वेनबा जब उस रोज़ घबराई हुई घर पर बैठी थी तो पेटूराज उसके पास आते हैं। वो उसे ज्योति की डायरी देते हैं और उसे कहते हैं कि अगर वो जरा सा भी कमज़ोर महसूस कर रही है तो उसे ज्योति की डायरी पढ़नी चाहिए, क्योंकि जितनी तकलीफ़ें ज्योति ने सही थी उसके अलावा वेनबा की तकलीफ़ें तो कुछ भी नहीं थी। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हमें पता चलता है कि ज्योति की शादी जयपुर में हुई थी। उन दोनों के बीच में कास्ट डिफरेंस था, इसीलिए उसके पति को ऑनर किलिंग के तहत मार दिया गया था। ज्योति भी ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहती, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है और जैसे ही वो बच्ची दुनिया में आती है वो उसके लिए जीने की एक उम्मीद लेकर आती है। उसके ससुराल वालों की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं थी, इसीलिए उसके सास ससुर और देवर को वहाँ से घर बेचकर जाना पड़ता है। ज्योति के ससुराल वालों के पेटूराज के साथ संबंध काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे और इसीलिए वो लोग ज्योति को तमिलनाडु भेज देते हैं जहाँ पेटूराज उनका बहुत ख्याल रखते हैं। ज्योति जहाँ पास के ही एक चाय के बागान में छोटी मोटी नौकरी कर लेती है, वहीं उसकी बेटी पप्पू को वहीं स्कूल में लगा दिया जाता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहाँ केस की अगली तारीख आ जाती है। वेनबा इस बार इस केस का एक अलग ही नज़रिया लेकर आती है। ज्योति के इस केस को लेकर लोग गुस्से में इसलिए भी थे क्योंकि ज्योति एक नॉर्थ इंडियन थी। वेनबा कोर्ट के सामने ये बात लाती है कि ज्योति कोई नॉर्थ इंडियन नहीं बल्कि एक तमिलियन थी। जानबूझकर इस केस को इस तरह से मोड़ा गया ताकि लोगों के दिल में नफरत पैदा की जा सके और ज्योति को आराम से मारा जा सके। इस बात को साबित करने के लिए ज्योति की मां को कोर्ट में बुलाया जाता है। राजा की दलीलें इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि वेनबा ये साबित कर ही नहीं पाती कि ज्योति एक तमिलियन थी और इसके बाद वेनबा सबको ये बताती है कि ज्योति के साथ उस रोज़ जो लड़की थी वो और कोई नहीं बल्कि उसकी खुद की बेटी थी और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि वो खुद है। कोर्ट में सबके सब लोग ये सुनकर सुन हो जाते हैं कि वेनबा और कोई नहीं बल्कि ज्योति की बेटी है। वो कोर्ट में इस चीज़ के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करवाती है जहां पर सबको इस बात पे भरोसा हो जाता है कि वेनबा ही ज्योति की बेटी है। ये बात राजा के लिए भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी और इसीलिए वो वरदराजन के पास जाकर उन्हें खूब फटकार लगाते हैं क्योंकि उन्होंने उससे ये बात छुपाई थी। अब वो वरदराजन से कहते हैं कि उन्हें एक एक करके उसे पूरी बात बतानी होगी क्योंकि यही एक रास्ता है जिसके थ्रू वो केस को जीत सकते हैं। इसके बाद हमें एक नई बात पता चलती है कि उस रोज़ ज्योति ने जिन 2 लड़कों को मारा था उनमें से एक वरदराजन का बेटा था। वरदराजन का बेटा एक हैवान था। वो गांव में से लोगों की छोटी छोटी बच्चियों को उठाता और फिर उनका रेप करता था। रेप करने के बाद वो उन लड़कियों की लाशों को वहीं बंगलों में ही छोड़ देता था। लेकिन अपने बेटे की मौत के बाद वरदराजन ने वहां से एक एक करके सारे सबूतों को मिटा दिया था। इस पूरे प्लान में वरदराजन के साथ अलेक्जेंडर नाम का एक पुलिस ऑफिसर भी शामिल था। उन लोगों ने बड़ी ही चालाकी से वहां से उन लाशों को हटाकर ज्योति के घर के बाहर प्लान कर दिया था और जैसे ही लोगों को वो लाशें ज्योति के घर के बाहर मिली, लोगों को इस बात पर भरोसा करने में जरा सा भी वक्त नहीं लगा कि ज्योति ही किलर है। केस की अगली सुनवाई में ज्योति अलेक्जेंडर से सवाल करती है। असल में जिस जगह पर अलेक्जेंडर ने ज्योति को मारा था उस जगह पर पहुंचने के लिए उन्हें 3.5 घंटे का समय लगना था, लेकिन उस वक्त जर्नलिस्ट ने रेलवे स्टेशन पर उन लोगों की एक फोटो क्लिक की थी और उस फोटो के पीछे जो घड़ी थी उसके वक्त के अनुसार वो लोग सिर्फ 90 मिनट में ही वहां पर पहुंच गए थे। इस बात से ये साफ साफ साबित हो रहा था कि अलेक्जेंडर ने ज्योति को वहां पर मारा ही नहीं था, उसकी मौत तो किसी और जगह पर ही हुई थी। राजा यहाँ पर बीच में ही वेनबा की बात को काट लेते हैं। वो कहते हैं कि अलेक्जेंडर ने नहीं बल्कि लोकल पुलिस ने सबसे पहले ज्योति को अरेस्ट किया था। वेनबा जज साहब से इस बात की गुजारिश करती है कि उसे इस केस के सबसे बड़े चश्मदीद गवाह से उन्हें मिलाना है। जब वेनबा कोर्ट में एसआई सुरेश पांड्यान को बुलाने की बात करती है तो इस पर राजा हंसने लगते हैं। वो कहते हैं कि एसआई सुरेश की तो वर्कलोड की वजह से पिछली रात ही मौत हो चुकी है। वरदराजन ने राजा को पूरी की पूरी कहानी सुना दी थी, इसीलिए उन लोगों ने सारी की सारी चीज़ों को पहले से ही प्लान कर दिया था ताकि वो लोग इस केस को बड़ी ही आसानी के साथ जीत सकें।
वेनबा जैसे ही घर जाती है, वो और उसके पिता बुरी तरह से टूट चुके हैं, क्योंकि उन दोनों को ये लग रहा है कि अब इस केस को जीतने का उन लोगों के पास कोई भी रास्ता नहीं है। वेनबा अपनी हिम्मत बटोरती है और वो एसआई सुरेश के घर जाती है। उसे ये लगता है कि शायद वो उसके परिवार वालों से बात करके कुछ तो पता लगा सकती है, लेकिन जैसे ही वो वहां पर पहुंचती है, वो देखती है कि वरदराजन पहले से ही वहां पर बैठा है। वो वेनबा से बात करके उसे केस वापस लेने की सलाह देता है और वो उनसे कहता है कि उनकी रिस्पेक्ट उनके लिए सबसे बड़ी चीज है। जब इस बार केस की सुनवाई होती है तो वेनबा के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। अब वो तय करती है कि उसे कोर्ट में सब कुछ सच बताना ही होगा। उसके पिता उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वेनबा कहती है कि अगर उन लोगों को जस्टिस नहीं मिला तो ये उनकी सबसे बड़ी हार होगी। अब वेनबा कोर्ट से कहती है कि उस रोज जब वो अपने घर के बाहर खेल रही थी तो वरदराजन के बेटे ने आकर उसे किडनैप कर लिया था। उसकी माँ आसपास उसे दिन रात ढूंढती रही और फिर आधी रात को जब वो उसे उस बंगलों में पड़ी हुई मिली तो वहाँ पर वो बहुत बुरी हालत में थी। उन्होंने वेनबा का रेप किया था। जब ज्योति ने अपनी बेटी को इस हालत में देखा तो वो भगवान से बार बार एक ही बात कह रही थी कि उसकी बेटी की जगह उसे होना चाहिए था। ज्योति ने जब उस घर में देखा तो वहाँ पर एक कुत्ते की लाश और बहुत सारी बच्चों की लाशें थी। जब वेनबा को होश आता है तो वो अपनी माँ को एंजल के बारे में बताती है। एंजल वो लड़की थी जिसे वरदराजन के बेटे ने अगवा किया था और न जाने वो कितने दिनों से यहाँ पर थी, लेकिन ज्योति के वहाँ पहुँचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। जब इस केस का फाइनल वर्डिक्ट सुनाया जाना था तो वेनबा वहाँ पर नहीं जाती। वो अपनी माँ की कब्र पर जाती है और रोते हुए अपनी माँ से कहती है कि वो हार गई है। लेकिन बाद में वेनबा को ये पता चलता है कि कोर्ट ने अभी अपना फाइनल फैसला सुनाया नहीं है। जज ने ये कहा था कि वरदराजन का नाम इस केस में बार बार आ रहा था और इसीलिए वरदराजन को समन किया जाता है और उन्हें कोर्ट में बुलाया जाता है। वरदराजन को समन करने के लिए जज को बार बार कॉल्स आने लगती हैं। इस पर जज अपनी बेटी की शादी के लिए रिश्वत कबूल कर लेते हैं और वरदराजन से कहते हैं कि कोर्ट में आना तो बस एक फॉर्मेलिटी है। वरदराजन जैसे ही कोर्ट में आता है, वेनबा उससे पूछताछ करना शुरू करती है। बातों ही बातों में उसे वो दिन याद आता है जब वरदराजन ने उसे कहा था कि उसके लिए उसकी इज्जत ही सब कुछ है। इसीलिए उसे इंस्टिगेट करने के लिए वेनबा बार बार उससे बदतमीजी से बात करना शुरू करती है। अब वो कोर्ट में आगे की बात बताती है जब उसकी माँ उसे घर वापस लेकर आई थी। उसने एंजल की लाश को वहीं बंगलों के बाहर ही दफना दिया था। जैसे ही ज्योति और वेनबा उस बंगले से बाहर निकलते हैं, वो दोनों लड़के उन्हें रास्ते में ही मिल जाते हैं। वो उन दोनों का पीछा करने लगते हैं और उन्हें जान से मारने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो दोनों इतने ज्यादा नशे में हैं कि उनसे अच्छे से भागा तक नहीं जा रहा। इसी बीच वरदराजन के बेटे की जेब में से गन निकल जाती है जिसे ज्योति उठा लेती है। उसके अंदर इतना ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है कि वो उन दोनों पर फायर करने लगती है। एक एक करके वो उन दोनों को जान से मार देती है और वापस पेटूराज के घर चली जाती है। पेटूराज और उसकी बेटी जैसे ही वेनबा को इस हालत में देखते हैं, उन्हें ये समझते हुए देर नहीं लगती कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। ज्योति जैसे ही टीवी में न्यूज देखती है, वो ये समझ जाती है कि उसका बचना बिल्कुल मुश्किल है और अगर वो यहाँ पर रही तो शायद वेनबा की जान भी खतरे में आ सकती है। वो चुपचाप अपने आप को एसआई सुरेश के हवाले कर देती है। इससे पहले कि वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते, अलेक्जेंडर सुरेश को कॉल करते हैं और उन दोनों को मिल में बुलाते हैं। मिल में वरदराजन ज्योति का इंतजार कर रहा था, जहां उसने ज्योति को शूट किया था। वेनबा अपनी कही हुई एक एक बात को कोर्ट में साबित कर देती है और इस बार राजा भी उसका पूरा साथ देते हैं। आखिर में वो कोर्ट से कहते हैं कि वो वरदराजन को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कहना चाहते, लेकिन वो कोर्ट को एक बात बताना चाहते हैं कि वेनबा ज्योति की बेटी नहीं बल्कि वेनबा एंजल है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हमें ये पता चलता है कि ज्योति जब अपनी बेटी को बचाने के लिए उस बंगले में गई थी तो उसकी बेटी पहले से ही मर चुकी थी। अपनी बेटी को मरा हुआ देखने के बाद भी वो ज्योति को वहां से निकाल कर लाती है और अपनी बेटी को वहीं पर दफना देती है। कोर्ट में वरदराजन का एक एक गुनाह साबित हो जाता है, जिसके चलते उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। साथ ही अलेक्जेंडर और उसकी टीम जिन्होंने कि उस केस को इन्वेस्टिगेट किया था, उन्हें 10 साल की सजा सुनाई जाती है। ज्योति को इंसाफ मिल जाता है और इसी के साथ हमारी कहानी खत्म हो जाती है। इस फिल्म को देखते वक्त आपको सिर्फ एक परेशानी हो सकती है कि ये फिल्म सिर्फ ओरिजिनल तमिल में आपको मिलेगी। इस फिल्म को लेकर अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो इस फिल्म के स्क्रीन प्ले को बहुत ही स्मार्टली प्लान किया गया है। फिल्म के हर एक मूवमेंट के साथ आपको परत दर परत चीजें खुलती हुई दिखाई देंगी और आप एक पल के लिए भी बोर महसूस नहीं करोगे। वेनबा के किरदार को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है, लेकिन साथ ही राजा के किरदार को भी बहुत पावरफुल दिखाया गया है। जिस तरह से राजा कोर्ट में अपनी दलीलें पेश करते हैं, आपको ये मुकाबला बहुत टक्कर का लगेगा। थैंक यू सो वेरी मच। आई होप कि आपको ये फिल्म की कहानी पसंद आई हो। आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।